नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और हम प्राचीन इतिहास की सीरीज पढ़ रहे थे, तो उसमें आज ये हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में या सिंधु सभ्यता के बारे में। तो पहले ही हमें टाइमिंग पढ़ लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये आपका नवपाषाण काल है और ये आपका पूर्व पाषाण काल सिंधु घाटी सभ्यता और उत्तर हड़प्पा सभ्यता। इसका मतलब क्या हुआ, उत्तर का की बाद का जो पीरियड है वो। तो एक तरीके से अगर टाइमिंग की बात करें, समय की बात करें, तो ये देखा जाएगा कि 7000 से 6000 तक ईसा पूर्व में क्या रहा, आपका नवपाषाण काल रहा। और जो पूर्व हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का एरिया कौन सा हुआ, ये ही हुआ। और जो इसके जो पहले का है, तो वो करीब आपका 3500 ईसा पूर्व से करीब 2000 तक हुआ है। तो इसमें इसको एक तरीके से चालकोलिथिक पीरियड भी बोला जाता है। जो 3500 BCE में जो ये पूर्व का पीरियड रहा है, इसको एक चालकोलिथिक टाइप का हुआ। और इस बीच में कहीं ना कहीं ये गांव बनना स्टार्ट हो गए थे, और गांव से उसके बाद जब शहर बने थे, तो वो हमारा एक तरीके का आया था पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये होती है कि गांव से शहर बन गए थे, और वो जो शहरीकरण हुआ था, एक तरीके से ये इतिहास में पूरे वर्ल्ड में ये एक पहला शहरीकरण था। अगर ये बात होती है कि प्रथम शहरीकरण कब हुआ था, तो वो हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है। तो ये आपका हुआ था 2000, मतलब कि करीब 3500 और 2000 के बीच में कहीं ना कहीं गांव का विकास हुआ था। और 2000 से 1700 तक में ये जो धीरे धीरे गांव थे, वो कहीं कहीं ना कहीं शहर बनना शुरू हो गए थे, शहर बन गए थे। ठीक है। तो ये चीज़ें हुई थी, वो कहाँ हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता में। और फिर उसके बाद इसका एक डाउनफॉल आता है, और उस डाउनफॉल में क्या होता है कि जो गांव थे वो फिर से शहर से गांव बस जाना, मतलब गांव में उतना ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हो पाया, और उसकी वजह से गांव में आवश्यकताएं नहीं पूरी हुई जो पूरी होनी चाहिए थी। चाहे वो जो बेसिक आवश्यकताएं होती हैं बिजली पानी की, तो वो न पूरी होने के कारण फिर से शहर से गांव की तरफ ये हो जाता है। ये कब होता है, उत्तर हड़प्पा सभ्यता में। तो ये चीज़ एक टाइमिंग की बात है, तो टाइमिंग थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि ये नवपाषाण का टाइमिंग और पूर्व हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता और उत्तर हड़प्पा सभ्यता, इनका टाइमिंग है। पूर्व हड़प्पा सभ्यता को चालकोलिथिक बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। गांव से शहर की तरफ विकास हुआ था सिंधु घाटी की सभ्यता में, और उत्तर हड़प्पा सभ्यता में फिर से ये गांव बन गए थे। ये चीज़ आपको क्योर पॉइंट ध्यान रखने हैं। अच्छा, एक चीज़, जैसे जब कोई गांव शहर में कन्वर्ट होते हैं, तो आप जानते हैं कि उसमें परिवर्तन क्या होता है। भाई, गांव का मेन काम क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है, कृषि होता है। यहाँ पे लोग कृषि कार्य में व्यस्त होते हैं, अपने जो जीवन यापन की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो वो कहाँ से ग्रहण करते हैं, एग्रीकल्चर से करते हैं। वो लेन देन भी उनका उसी प्रकार से रहता है ना, वस्तु विनिमय जिसे हम बोलते हैं। और फिर जब शहर की तरफ ही चीज़ें आ जाती हैं, तो वहाँ क्या आ जाता है, मैकेनिज़्म आ जाता है। एक तरीके से मनुष्य के जीवन में मशीनों का आगमन हो जाता है, तो वो हमारा होता है शहरीकरण की तरफ ले जाना। फिर यहाँ पे गांव में क्या होता है, हाउस प्लानिंग होती है, और शहरों में क्या होता है, होम प्लानिंग होती है। हाउस प्लानिंग का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे संयुक्त परिवार होते हैं, और यहाँ पे संयुक्त परिवार होते हुए फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, एक तरीके का होम प्लानिंग हो जाती है। मीन्स यहाँ पे एक तरीके की न्यूक्लियर फैमिली बन जाती हैं। न्यूक्लियर फैमिली मीन्स कि उसमें पति पत्नी और बच्चे यही आते हैं। और यह गांव में क्या होता था कि 2-3 पीढ़ियाँ एक साथ में रह रही होती थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा अंतर हो जाता है गांव से शहर की तरफ में। फिर एक तीसरा जो है अंतर, वो ये होता है ओरल ट्रेडिशन। मतलब गांव में सबसे बड़ी चीज़ बात ही होती है कि आपने एक बात बोल दिया, तो वो मतलब एक प्रमाण है कि आपने बोला, तो वो कार्य होगा, और वो चीज़ होगी जिस पे आपने बोला है, वो अमल होगा। और इसके कोई हिसाब किताब भी चीज़ें हैं कि किसी का सामान आपने दिया है, कहीं से किसी कोई व्यापार आपने किया, तो वो भी सारा क्या होता है, लगभग गांव में ओरल ही होता है। और शहर में क्या होता है, ये सारी चीज़ें रिटर्न में
हो जाती है। हर एक चीज़ का रिटन प्रूफ मांगा जाता है, सारी चीज़ें एक स्क्रिप्ट की तरफ चली जाती हैं, ठीक है। तो वो एक तरीके से ये स्क्रिप्टेड होता है और ये ओरल होता है। फिर यहाँ के कॉन्शियस एस्थेटिक अवेयरनेस, और एक तरीके से जो गांव में क्या होता है कि एक तरीके से सारी चीज़ें अपनी चेतना से या अपने जज्बात से लिए जाते निर्णय हैं, उनकी अहम भावना होती है। लेकिन शहरों में ये सिर्फ उल्टा होता है कि लगभग हर एक चीज़ पैसे के लिए की जाती है, और जो चीज़ें होती हैं वो एक जागरूकता की तरफ से होती है कि हम जो कर रहे हैं उसका मतलब क्या हुआ, इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा, ये चीज़ें गलत हैं ये क्या नहीं है। सारी चीज़ें वैज्ञानिक आधार पे शहर पहले तोलता है, फिर वो करता है, ठीक है। अब ये कि हमारा पॉइंट बहुत अच्छा है, जिसमें ये है कि बहुत सारी जो संस्कृतियाँ चली थी उस समय, मतलब कल्चर थे पूर्व हड़प्पा कालीन, मतलब हड़प्पा सभ्यता आने से पहले जो कुछ संस्कृति थी, कुछ कल्चर थे, कुछ कबीले चल रहे थे, तो उनके बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो वो मेनली क्या था कि जैसे ये पहला आपका आमरी संस्कृति है। तो आमरी संस्कृति कहाँ था? पाकिस्तान का सिंध प्रांत, जो सिंध राज्य है पाकिस्तान में, वहाँ पे चलती थी आमरी संस्कृति। तो आमरी संस्कृति आपको सिंध प्रांत के लिए याद रख लेनी है। फिर है नाल संस्कृति, तो ये क्या था? साउथ सेंटर ऑफ बलूचिस्तान का जो दक्षिणी केंद्रीय एरिया है वहाँ पे ये नाल संस्कृति चलती थी। और हम अगर बात करते हैं कल्ली संस्कृति की, तो कल्ली संस्कृति भी साउथ सेंट्रल बलूचिस्तान में ही चलती थी। उसके बाद है क्वेटा संस्कृति, ये बलूचिस्तान और राना घुंडई इस एरिया में फली फूली। और जो कोटदीजी है वो सिंध प्रांत में, जो ऑब्वियसली पाकिस्तान में पड़ता है। उसके बाद आपका आता है सोथी संस्कृति। तो सोथी संस्कृति कहाँ थी, कहाँ फली फूली थी? ये राजस्थान और घग्गर नदी के आसपास। ये संस्कृतियाँ, इसका मतलब है कि ये ऐसे कबीले, ऐसे लोग, ऐसे ग्रुप में वहाँ पे रहते थे। तो एक तरीके की कल्चर थी और कबीले थे जो इस जगह पे रखते थे। तो आपको ये सारी चीज़ें जितने सारे दिए हुए हैं, ये संस्कृतियाँ और उनके स्थान, ये आपको थोड़ा सा याद कर रखना ज़रूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं विकसित हड़प्पा कालीन स्थल की। अब ये उस समय की बात हो रही है जब हड़प्पा सभ्यता अपने अब चरम सीमा पे थी उस समय की। तो एक तरीके से इसका हम एरिया देखते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक ये एरिया विकसित था। तो अगर हम बात करते हैं अब बिल्कुल नॉर्थ की, मतलब उत्तर दिशा की हम बात करते हैं, तो उत्तर दिशा में एक मांडा पड़ता है, मांडा स्थान है जम्मू कश्मीर में। तो ये चिनाब नदी के आसपास का एरिया है, इसके किनारे पड़ता है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो उत्तरी किनारा है वो पड़ता है, उत्तरी विकास जो है मांडा तक हुआ था। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं पश्चिमी, तो पश्चिमी हमारा कहाँ हुआ था? पश्चिमी हुआ था दायमाबाद, जो पड़ता है महाराष्ट्र में। और यहाँ पे प्रवर नदी है, गोदावरी की सहायक नदी। तो ये यहाँ तक जो है हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं और कहा जा सकता है कि यहाँ तक उनका विकास हुआ था। और इसी बीच में कहीं ना कहीं गुजरात का भी एरिया पड़ जाता है, जैसे कि डोलागीरा, ठीक है। तो यहाँ तक ये है। और हम अगर बात करते हैं नॉर्थ और साउथ की, ठीक है, तो नहीं, नॉर्थ साउथ की नहीं, हम बात करते हैं, सॉरी, ये जो आपका था एक तरीके से ये आपका उत्तर दिशा हो गई, और ये दायमाबाद जो हो गया आपका दक्षिणी दिशा हो गई। तो ये हमारा था दक्षिणी दिशा। तो जब दक्षिणी दिशा कहाँ पे हो गई? महाराष्ट्र दायमाबाद में। और जब हम बात करते हैं पूर्वोत्तर दिशा की या पूर्व दिशा की, तो पूर्व दिशा हमारा कहाँ हुआ? ये हुआ आलमगीर में हुआ, जो कहाँ पड़ता है? मेरठ में पड़ता है। मेरठ जो है यूपी में, यूपी का हिस्सा है। और ये हिंडन नदी तक जो है आलमगीर का है किनारा। तो ये आपका दिशा कौन सी हो गई? ये पूरब दिशा हो गई, ठीक है। तो पूरब हो गया। और ये आपका पड़ता है पश्चिम। तो पश्चिम में कहाँ पे था? सुतकांगडोर या सुतकांगडोर बोलते हैं। और ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान और ईरान की सीमा पर, और बलूचिस्तान की दासक नदी जहाँ पे कवर करती। तो कहीं ना कहीं ये आपका सबसे पश्चिमी हिस्सा था और ये आपका पूर्वी हिस्सा।
और सूत्रकांगडोर में एक और बात याद रख लीजिए कि ये स्थान वो है जहाँ पे घोड़े के अस्थिपंजर मिले थे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है कि घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ मिले, तो वो घोड़े के अस्थिपंजर आपके कहाँ मिलते हैं, वो मिलते हैं सूत्रकांगडोर में। ठीक है, अब तो ये रहा हमारा एक तरीके से हड़प्पा कालीन स्थल है या उनका विकास है। ठीक है, और हड़प्पा कालीन प्रजातियां कौन कौन सी उस समय थी, थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं। तो प्रजातियों का मतलब है मनुष्य की नस्लें, जो मनुष्य की नस्ल थी उस समय वो कौन कौन सी हड़प्पा काल के समय में रहती थी। तो एक तो था प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड और दूसरा था भूमध्य सागरीय या जिसे बोलते थे ऑर्डोरनॉइड, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई गई थी इन्हीं लोगों की। ठीक है, अड्रॉयड की। तो इसमें से आपको भूमध्य सागरीय जो नस्ल थी उसको आप ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा का पाया गया था। और आपका तीसरा जो पॉइंट है वो है अल्पिनॉइड। तो अल्पिनॉइड भी एक ह्यूमन नस्ल थी उस समय। फिर है मंगोलॉइड। मंगोलॉइड आप जानते हैं कि एक तरीके से मंगोल उन्हीं से आए थे। फिर और हड़प्पा कालीन जो मिट्टी के बर्तन थे उनमें क्या खूबियाँ थी। ये मृदभांड का मतलब क्या होता है, मिट्टी के बर्तन। तो जो मिट्टी के बर्तन थे तो उनका ज़्यादातर क्या प्रभाव था उस समय और क्या चीज़ें वहाँ पे आई थी। तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है ब्लैक ऑन रेड वेयर। इसका मतलब क्या है कि जो अब मिट्टी के बर्तन थे उनको पका करके उनके ऊपर लाल पॉलिश की गई तो उनको ब्लैक ऑन रेड वेयर में इनका नाम दिया गया। बर्तनों पर गुलाबी पॉलिश था, ऊपर से काले रंग की चित्रकारी की गई थी। ठीक है, बर्तनों पर गुलाबी पॉलिश करने के बाद ऊपर से काले रंग के चित्रकारी की गई थी जिसे क्या बोलते हैं, ब्लैक ऑन रेड वेयर। ठीक है, तो ये एक तरीके से वहाँ जो मृदभांड पाए गए, जो बर्तन पाए गए थे तो उन पे ज़्यादातर वो थे आपके ब्लैक ऑन रेड वेयर। ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसे बर्तन थे जिनके ऊपर गुलाबी पॉलिश करने के बाद काले रंग की चित्रकारी की गई थी। ठीक है, और हड़प्पा कालीन स्थल कौन कौन से थे इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हड़प्पा कालीन स्थल की अगर हम बात करते हैं तो जो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, कालीबंगा है, आलमगीर है और कोरदीजिया चानुदड़ो है। ये आपको मेन चीज़ हैं जो सिंध। अब ये जो मोहनजोदड़ो है वो कहाँ पड़ता है, सिंधु नदी के दाईं तरफ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। आलमगीर हिंडन नदी के किनारे है। और कोटदीजी और चानुदड़ो ये पड़ता है सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, तो अब आगे हम बढ़ते हैं। तो इसमें हम ये पाएंगे, अगला पॉइंट जो है हमारा, मोहनजोदड़ो में 112 मोहरें पाई गई। ठीक है, पशुपति मोहर कहाँ पाई गई, मोहनजोदड़ो में पाई गई, जो इसे शिव मूर्ति बोला गया। और इसके नीचे कुछ जानवर हैं जैसे कि भैंसा है, गैंडा है, हाथी है और चीता है। ये 4 जानवर हैं और इनको भैंसा, गैंडा, हाथी, चीता। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो पशुपतिनाथ की मूर्ति पाई गई थी मोहनजोदड़ो में तो उसमें कौन कौन से जानवर थे, तो शॉर्ट में आप उसको ब्रेट बोल सकते हैं। ठीक है, ब्रेट या ब्रेथ आप जो बोलना चाहें। तो बी से क्या हो गया, बफेलो। आर से क्या हो गया, रेहिनो मतलब गेंडा। और एफ से क्या हो, ई से क्या हो गया, एलिफेंट मतलब हाथी। और टी से क्या हो गया, टी से हमारा हो गया टाइगर। तो यहाँ पे आपका जैसे भैंस, गैंडा और हाथी और चीता ये पाए गए थे एक सीरीज़ में। तो आप एक तरीके से ब्रेड याद रख सकते हैं जानवरों के नाम याद रखने में। ज़्यादातर मोहरें शेरखड़ी की बनी थी। वहाँ जो आदान प्रदान के लिए जो वस्तु विनिमय के हिसाब से जो वहाँ पे मुद्रा चलती थी उस समय, वस्तु विनिमय और मुद्रा ये दोनों लगभग चलता था उस समय। तो ज़्यादातर जो मोहरें वहाँ पाई गई वो सेल खड़ी या स्टेलाइट से बनी थी और उनका जो आकार था वो कैसा था, वर्गाकार था। बेलनाकार सिंधु घाटी की मूर्तियों का आकार था। ठीक है, अब बात करते हैं एक और स्थान की, जो स्थान है लोथल। लोथल आप जानते हैं कि लोथल बहुत ज़्यादा फेमस था, जो पड़ता है गुजरात में। दुर्ग व नीचे नगर के रूप में आंतरिक विभाजन नहीं था। अपने आप में सबसे ये बड़ा अंतर है
लगभग जो दुर्ग होता है और जो निचला नगर होता है उनमें विभाजन पाया जाता है, लेकिन ये जो लोथल था यहाँ पे कोई नगर विभाजन इसमें पाया नहीं गया, लेकिन नगर के चारों ओर ईंटों की दीवार से घिरा था। ठीक है, चांदलों में दुर्ग नहीं था, और चांदलों में दुर्ग था ही नहीं, सब लोग एक ही साथ रहते थे। आमरी और कोटदीजी की बात करते हैं तो आमरी और कोटदीजी में क्या था कि ये किले बंद, यहाँ भी किलेबंदी नहीं की गई। और क्या है, आपका ढोलागीरा है, जो ढोलागीरा कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। तो इसमें क्या है मेन पॉइंट, इसमें हम ये देखते हैं कि निचला, मध्य और दुर्ग नगर भी, मतलब हर एक में एक निचला नगर था और एक मतलब दुर्ग था, और यहाँ पे क्या हुआ कि तीसरा शामिल हो गया, इसे मध्य भी बोला गया। तो ये यहाँ पे 3 तरीके से पूरा बस्ती जो थी बटी हुई थी। फिर एक बहुत बड़ा जलाशय भी मिला है, इसका मतलब वहाँ नहाने वहाने की व्यवस्था होगी। खेल का मैदान है वहाँ पे, और खेल के मैदान के साथ में इसमें क्या है, दाहिने बाएं लिखी गई अभिलेख है, मतलब दाहिने से स्टार्ट किया गया और फिर बाएं लिखा गया, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये लिपि वहाँ लिखी गई। और जलाशय से निकली हुई नहर, जलाशय से एक नहर निकली हुई है जो शायद पानी भरने के लिए और निकासी के लिए नालियाँ बनी होंगी वहाँ पे। फिर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार की। ठीक है, तो व्यापार, अगर हम आंतरिक व्यापार की बात करें तो आंतरिक व्यापार क्या होता है, एक तरीके से डोमेस्टिक बिजनेस होता है। तो ये जो था ये करते थे कहाँ से, ये सौर्तगीर से करते थे, या जो बदकशां एशिया में पड़ता है जो आज की डेट में, वहाँ से करते थे। ठीक है, ये लार्जवर्थ जो मणि थी, जो लैपिस लजौली था, जो एक कीमती धातु थी, उसका ये मतलब आयात करते थे। कहाँ से करते थे, ये बदकशां एशिया से करते थे। ठीक है, तो ये था एक तरीके से इनका अपना आंतरिक व्यापार। और बाह्य व्यापार की बात करें तो मेसोपोटामिया जो कहाँ पे है, दजला और फरात नदियों के बीच में है। सबसे पहले मेसोपोटामिया सभ्यता कहाँ की सभ्यता है, तो ये आपकी मिस्र सभ्यता की होगी। और यहाँ पे ये जो है ये दजला और फरात नदियों के बीच में है। और यहाँ के लोग इन्हें हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मेलुहा शब्द का उपयोग करते थे। लोग हड़प्पा कालीन सभ्यता में लोहा जो है, लोहा हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं पाया गया, क्योंकि ये कौन, ये जब आर्य आते हैं वैदिक टाइम के पीरियड में करीब 1000 ईसा पूर्व के आसपास में लोहे का मतलब परिचय होता है। और पहली धातु इनकी थी कॉपर। ठीक है, अगर बात होती कि ऐसी पहली धातु कौन सी थी जो मनुष्य ने उपयोग की, तो वो आता है तांबा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया है। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता की, और इसमें से कोई क्वेश्चन होता है तो आप मैसेज हमसे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बात कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।